स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। स्वागत करते हैं आपका आपकी यह नियमित कक्षा हिंदी की दवाई में। और यह दवाई हिंदी फॉर ऑल के लिए चलती है, यानी कि आप जितने पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जितने अलग अलग पेपर दे रहे हैं, सब पेपर की सम्मिलित परिचर्चा यहाँ हो जाती है। तो घड़ी ने कर दिया है 1 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया है, मस्त है, चकाचक है, बिंदास है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की। और पहला सवाल आप सबके सम्मुख रखता हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा घड़ा पड़, ऋतु आए फल हो। ऋतु आएगी, फल होगा। आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सवाल आपके सामने है, वह पढ़कर आया है। इस वाक्य में पढ़कर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? कौन सी क्रिया इसमें आपको लग रही है कि पढ़कर आया में लगा? तो अब यही हम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो तो रोज आते आते आ जाएगा। आ चुका है। अब जैसे ही वाक्य में कर दिखाई पड़ता है, आपके जहन में एक शब्द चला आता है, पूर्वकालिक। पूर्व माने पहले, काल माने समय के, पूर्वकालिक माने जो पहले के समय में संपन्न क्रिया हो, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो आपके सामने संपन्न हो चुकी है और एक काम कर कोई दूसरा काम किया जाता है, तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें 2 कर्म प्रयोग किए जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता किसी दूसरे से कोई काम करवाता है। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जहां 2 मूल शब्द मिलकर के या 2 मूल क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना देती हैं। एक एक एग्जाम्पल सबका लिख लेते हैं। संयुक्त क्रिया का भेद है, आप कह सकते हैं कि जैसे रो देना, रोना और देना 2 क्रियाओं से एक क्रिया बनी रो देना। हंस पड़ा, हंसना और पढ़ना 2 क्रियाओं से मिलकर एक क्रिया बनी हंस पढ़ना। इस तरह की क्रियाओं को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया या यौगिक। संयुक्त और यौगिक एक कई चीज होती है। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसके 2 रूप होते हैं। कल की कक्षा में डिस्कस किया गया था, आपको याद आ गया होगा। एक क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम करता है, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटर का काम करता है, तो प्रथम प्रेरणा उसको कहा जाता है, जैसे उठाना। और जब द्वितीयक प्रेरणा का काम करता है, सेकेंडरी मोटिवेटर का काम करता है, तो जैसे उठवाना। तो ये दोनों शब्द क्या कहे जाएंगे? दोनों प्रेरणार्थक कहे जाएंगे। एक प्रथम प्रेरणा कही जाएगी, दूसरी द्वितीय प्रेरणा कही जाएगी। और इसकी मूल क्रिया क्या है? मूल क्रिया है उठना। उठना में कर्ता खुद उठेगा, कोई दूसरा उसको नहीं उठाएगा। तो कर्मक क्रिया क्या होती है? जहां वाक्य में 2 क्रियाएं आ जाएं, जैसे राम ने मोहन को मिठाई खिलाई। तो भाई खाने के लिए मिठाई थी और किसको खिलाई? मोहन को। दोनों इस वाक्य के कर्म या ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। बस जो कर्म क्रिया से जुड़ा होता है उसको मुख्य कर्म कहा जाता है, प्रधान कर्म कहा जाता है। और जो कर्म जो को के साथ जुड़ा होता है वो गौण कर्म कहा जाता है। आपको याद होगा यही वाली श्रृंखला जो दोपहर 1 बजे चल रही थी, उसमें एक दिन ये सवाल आया था। तो वो पहली बार हम उल्टा बता गए थे, फिर मैंने उसको ठीक किया था। तो जिसके साथ को लगा होता है वो गौण कर्म होता है, और जिसके साथ क्रिया डायरेक्ट जुड़ती है वो मुख्य कर्म कहलाता है। तो ये मुख्य कर्म या प्रधान कर्म है, ये गौण कर्म है। और इस प्रकार जब वाक्य में 2 कर्म, इफ सेंटेंस हैज 2 ऑब्जेक्ट्स, क्रिया के 2 ऑब्जेक्ट हो तो उसको द्विकर्मक क्रिया कह देते हैं। इस प्रकार आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए। क्लास काहे लिए होती है? क्वेश्चन आंसर टिक करने के लिए नहीं, कंसेप्ट समझाने के लिए। जितने ऑप्शन आएंगे समझते चले जाएंगे। और आपको लगातार परीक्षाएं देनी है, और आप हमको हमारे लिए 40-45 मिनट रोज निकाल लिया करें दोपहर में, और रात में भी इतने समय ले लेते हैं। इतना समय दे दे, धीरे 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 हिंदी तुम्हारे भीतर। टेंशन का है? कोई किताब पढ़ी जाए है? आगे बढ़ो, चलो। अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाई, एक वाक्य लिखा है, और अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। इस वाक्य में क्रियाओं का कौन सा जोड़ा आप वाजिब मानेंगे? क्या पहले वाक्य में अकर्मक क्रिया है? नहीं गुरुजी, उसमें कर्म है। क्या पहले वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जी प्रेरणार्थक क्रिया तो है, लेकिन क्रिया अकर्मक नहीं है, क्योंकि वाक्य में बच्चा और किताब दोनों अवेलेबल है। क्या सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया है? तो खाली सकर्मक कह दे तो मजा नहीं आएगा। जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, द्विकर्मक क्रिया है, 2 ऑब्जेक्ट है, बच्चा और किताब 2 ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वाला जो है वो सकर्मक क्रिया है। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया है बच्चों को। इसमें खाली एक कर्म आया, तो एक कर्म है तो जनरल कर्म वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कह देते हैं, और पहले वाले में 2 कर्म मौजूद है तो द्विकर्मक और सकर्मक कह देंगे। तो ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। निस्संदेह प्रेरणार्थक क्रिया इसमें आई है, लेकिन
पहले वाले को खाली सकर्मक, जबकि उसमें दो कर्म मौजूद हैं, तो सकर्मक का ही भेद है द्विकर्मक। जब कर्म ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाक्य में है और दो दो हैं, तो उसको नाम दीजिए ना, द्विकर्मक कहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए ए आप विल बी द बेस्ट आंसर। दोनों में क्रियाओं का भेद, पहले वाक्य में दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, और दूसरे वाले में एक कर्म है तो सामान्य सकर्मक क्रिया मान लिया जाएगा। समझ गए? कर्म 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 जितनी बार बोला करो उतनी बार अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट 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 बोल लिया करो, ताकि कर्म के माने तुम कभी काम न समझ लो। राम ने रावण को मारा, इस बात को अच्छे से समझना। राम ने रावण को मारा, राम इस वाक्य में कर्ता है, राम इज द सब्जेक्ट, ने इस कर्ता का चिन्ह है, बस और कुछ नहीं है। ने कर्ता नहीं, राम कर्ता है। रावण क्या है? रावण कर्म है, कोई इसका चिन्ह है, और मारना क्रिया है। अंग्रेजी में भी तो यही होता है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। बस अंग्रेजी जब चलती है तो लिखती है राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, माने राम ने रावण को मारा, उसमें सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में पैटर्न ये चलता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आके लास्ट में वर्ब आती है। तो रावण कर्म है, यानी जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म के माने ऑब्जेक्ट समझना, वरना गड़बड़ा दोगे। अब आगे बढ़े। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रेरणा सपद। सोच के बताओ तो नहीं, हाँ तुम टिक लगाए, खाली हम काहे लगाए, लगाओ। सबसे बेहतरीन प्रेरणास्पद माने प्रेरणा के योग्य या प्रेरणा देने वाला। आस्पद का भाव होता है के योग्य, आस्पद का भाव होता है देने वाला। आस्पद माने संबंधित, ऐसे भाव आस्पद से निकलते हैं। और ये आस्पद जुड़ करके, आस्पद का वैसे तो मतलब सरनेम या गोत्र होता है साधारण अर्थ, लेकिन यहां जब वो प्रत्यय के रूप में यानी किसी शब्द के बाद में जुड़ता है तो अर्थ देता है के योग्य, अर्थ देता है से संबंधित, इस तरह का भाव देने लगता है। जैसे आप कहते हैं प्रेरणास्पद माने प्रेरणा देने योग्य या प्रेरणा से संबंधित। जब आप कहते हैं हास्य आस्पद, हास्यास्पद माने हंसाने के योग्य। जब आप कहते हैं विवादास्पद माने विवाद के योग्य, झगड़े के योग्य, विवादास्पद। ठीक। जब आप कहते हैं घृणास्पद माने घृणा के योग्य, घृणास्पद घृणा के योग्य। हास्यास्पद, विवादास्पद, प्रेरणास्पद, अब बहुत सारे आस्पद, जो पर्टिकुलर काम निकल के आवे उसमें आस्पद लगा दीजिए, माने के योग्य से संबंधित का भाव निकल आएगा। तो प्रेरणा धनास्पद से शब्द बनेगा प्रेरणास्पद। संधि का नाम बताओ? दीर्घ संधि। इसमें भी दीर्घ, इसमें भी दीर्घ, इसमें भी दीर्घ, इसमें भी दीर्घ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चिंतता मूल शब्द से जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय, माने निश्चिंता आपके सामने लिखा है, इसको तोड़िए, इसके उपसर्ग और प्रत्ययों को एकदम साफ साफ अलग कर दीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो करिए। निश्चिंतता मूल शब्द से जुड़े और उपसर्ग और प्रत्यय कौन से? तो निश्चिंतता है बच्चा निश्चिंतता, निश्चिंत शब्द बनेगा निश्चिंत, और उसके बाद ता उसमें प्रत्यय के रूप में जुड़ा है। तो निह अलग है भाई, अगर संधि भाई जब तोड़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय तो देखिए निश शब्द जो है वो उपसर्ग के रूप में नहीं प्रचलित है। मूल शब्द निह है और निह निश बनता है, निह निश बनता है, निह निश भी बनता है और निह निर भी बनता है। ठीक। अब अगर आपको इस तरह संधि के पैटर्न में तोड़ना है तब तो आप निह में तोड़ेंगे ना, आप उसको निश करेंगे तो वो कोई रूल नहीं बना पाएगा। तो ये निह और उसके बाद ता आपने प्रत्यय लगाया है तो निश, ये इतने रूप बन जाते हैं, इतने रूप बन जाते हैं। इनमें से मतलब ये निह जो है वो विसर्ग के नियम से इतने रूपों में बदल जाता है। तो ये निश्चिंतता आपको यही सबसे बेस्ट टूटा हुआ लग रहा है तो तोड़े को तोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। और कभी अगर कहना पड़े कि बाय द वे निह न कहूं, आप ये कहना चाहोगे इसमें कोई सा वाला उपसर्ग, तो इन तीनों का जो प्रतिनिधि है, इसका और इसका प्रतिनिधि है, प्रेजेंटेटर है निस, इन तीनों को एक साथ निस उपसर्ग बोला जाता है और ये लिख दिया जाता है। इसके लिए भी निस कह देते हैं, इसके लिए लगाएंगे यही, लेकिन उसका नाम अगर रखना हो तो निस, और अकेले नी का बदला हुआ रूप निर। जैसे निर्गुण, तो निर्गुण में निर उपसर्ग बोला जाता है, लिखा भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। संधि के नियम से तो मूलतः वो नी है, लेकिन उपसर्गीय रूप उसका निर है, उपसर्गीय रूप उसका निर्माण में निर है, निराभिमान में उपसर्गीय रूप निर है।
अब ऐसे ही इन सबों में निश और निश उपसर्ग के रूप में नहीं लिखे जाते, इनको हम कह देते हैं कि अगर अगर लिखा होगा ये लेकिन उपसर्गीय रूप बोलेंगे तो कह देंगे जी निश उपसर्ग है। बने सब किससे हैं? बने सब निहि से हैं। कोई ना लिखा हो, कोई बवाल ना लिखा हो तो निहि ही उपसर्ग है, जिंदाबाद। अगर निर और निस और बवाल में नहीं पढ़ना है तो निहि उपसर्ग है, उसी से मूल शब्द बना है, ये समझ लेंगे। ठीक, आइए। और ता प्रत्यय के तौर पर जो बाद में जुड़े उसको प्रत्यय कहते हैं, तो निहि चिंतता निश्चिंतता हो जाएगी। आगे बढ़े। युद्धवीर में कौन सा समास है? युद्धवीर। समास की पहचान कैसी होती है गुरुजी? समास की पहचान होती है, समास की पहचान कैसे होती है? अगर तत्पुरुष की बात करी जाए, कर्मधारक, तो जो आपने बेसिक रूल पढ़े हैं उनको पकड़िए, उस शब्द को तोड़ करके देखिए, वो खुद आपकी व्याख्या करेगा। युद्धवीर का भाव निकलेगा युद्ध में वीर, युद्ध में वीर, युद्ध में वीरता दिखाने वाला। मैं कह रहा है हमको तत्पुरुष में ले चलो, हम अधिकरण तत्पुरुष हैं, मैं और पर आधारो अधिकरणम। ठीक, तो इसलिए दौड़ाइए इसको, युद्धवीर कहिए। तत्पुरुष, तत्पुरुष में भी चले जाइएगा तो अधिकरण तत्पुरुष। कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय दो तरीकों से बनता है, उपमेय और उपमान को जोड़ दिया जाए, या विशेषण और विशेष्य को जोड़ दिया जाए। बहुव्रीहि जब अन्य पद अर्थ दे और व्ययी भाव जिसका पहला पद अव्यय हो, इस तरीके से निकालते हैं। तो तत्पुरुष की पहचान बस बेसिक सा है, शब्द को तोड़िए, उसका विग्रह कीजिए, और विग्रह में यदि कारक चिन्ह गायब हुआ हो तो जो कारक चिन्ह गायब हुआ हो वही समास, वही तत्पुरुष। कर्म गायब हुआ है तो कर्म तत्पुरुष, से द्वारा गायब हुआ है तो करण या अपादान, वो पता चल जाएगा कि अलगाव हो रहा है कि साधन हो रहा है। में पर गायब हो रहा है तो अधिकरण, काकी के गायब हो रहा है तो संबंध तत्पुरुष। बेसिक बात है, ख्याल में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओस, ओस का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? ओस, वही जो सवेरे सवेरे ओस गिरती है, इधर जाड़े में तो खूब गिर रही है ओस। तुषार, ओस, तो देखिए ओस तुषार है, निहार भी ओस है, तुहिन भी ओस है, और ओस का संस्कृत होता है अवस्याय। आप इसको पाला भी कह सकते हैं। ठीक, ये जो उपल है इसका कतई ओस से संबंध नहीं है। उपल माने क्या होता है? पत्थर होता है, पत्थर। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है उत्पल। कंफ्यूजन हो जाए इसलिए तुरंत लिख देता हूं। उत्पल कमल को कहते हैं, नीलोत्पल नीला कमल, रक्तोत्पल लाल कमल। उत्पल माने क्या होता है? कमल। और अगर यही उपला कह दिया जाए, उपला, तो उपला हो जाता है गोबर का कंडा। गोबर को पाथ पाथ के सुखा देते हैं, जो कंडा बना देते हैं, तो गोबर का कंडा उपला कहलाता है। ठीक, तो उपल पत्थर है, उत्पल कमल है, और उपला है जो गोबर का कंडा है। मिलते जुलते शब्द हैं, इनको समानभाषी भिन्नार्थक में पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि समानभाषी भिन्नार्थक का सवाल बनैबे करें, व्याख्या में आ जाए तो उसको मान ले भाई, व्याख्या में आ रहा है तो ये देखो समानभाषी भिन्नार्थक है। उत्पल कमल हो जाएगा, उपला गोबर का कंडा, उपल पत्थर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ो गुरुजी। शब्द विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? एक जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है? शब्द विलोम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा? तो देखो भाई, तनय माने बेटा, तनया माने बेटी, जेंडर अपोजिट है गुरुजी, अपोजिट। तनुता क्या होता है? तनु माने दुबला पतला, तनु विलयन, पढ़े रहो, तनु विलयन, सांद्र विलयन केमिस्ट्री में है। तो तनु माने हल्का, जिसमें गाढ़ापन कम हो, और पुष्ट माने पोढ़ा, मोटाया हुआ। वैसे तनु का विलोम सांद्र प्रचलित है जो केमिस्ट्री लैंग्वेज में है, लेकिन तनु का मतलब दुबला पतला आपने समझ लिया है। तो तनुता माने पतलापन, दुबलापन, और पुष्ट क्या हो जाएगा? मोटाया, पोढ़ाया, तो ये भी सही है। दुर्दांत माने उजड किस्म का आदमी जो शांत न रहे, और शांत ठीक अपोजिट। निगलन और प्रगलन ये गलत लिखे हैं। अगर आप इसका सेंस निकालें निगलना उगलना, तो निगलना उगलना ऐसे बनता है, निर्गलन। ये शब्द वाजिब नहीं है, निर्गलन और उद्गलन। निर्गलन निगलना, संस्कृत में निर्गलन, हिंदी में निगलना, और हिंदी में उद्गलन, संस्कृत में उगलना हिंदी में।
तो निगलना उगलना का ई जोड़ा बनेगा, ई जोड़ा बनेगा। क्या समझो? ठीक, पढ़ो। प्राचीन मूर्तियों से ज्ञात होता है कि पहले भी नारियां विभिन्न प्रकार के केस सज्जा करती थी, केस विन्यास करती थी, केस श्रृंगार करती थी, केश सजावट करती थी। बताओ। बताओ भाई। तो सुनो, बालों के लिए जो उचित शब्द है, विन्यास का मतलब होता है मेकिंग पैटर्न। तो बालों में अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं। बाल को सजाते नहीं हैं, बाल से ही सजावट की जाती है। ऐसे ऐसे घुमा के बांध लें, ऐसे ऐसी लटका लें, हिया हिया लटका लें, हैं, इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर ले जाएं, सब अलग अलग रंग होते हैं ना। बाल के पैटर्न बना करके सजावट की जाती, बालों की सजावट नहीं की जाती। केस में सज्जा नहीं की जाती, केस से सज्जा की जाती है। तो बालों के अलग अलग पैटर्न को विन्यास शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए प्राचीन मूर्तियां, पुराने जमाने की मूर्तियां देखो, उसमें कंघा लगाए बाल खींचती हुई महिला, शीशा देखती हुई महिला, इस तरह के, अरे बैग ली हुई महिला। तुमको लगता है बैग लेना आज का प्रचलन है? खजुराहो, अजंता, एलोरा, ये सब मूर्तियां देखने जाओ तो पता चलेगा कि वहां बैग लिए महिला। गजब गजब, ऊंची ऊंची सैंडल। ये तुमको लगता है ये मॉडर्न फैशन है? बहुत पुराना फैशन। ऊंची ऊंची सैंडलों वाली सैंडल पहने मूर्तियां आपको पत्थर में दिखे। अब पत्थर में मूर्ति दिख रही है तो 2000 साल पुरानी है, चार वो क्या कहते हैं, कोई 1000 साल पुरानी है, कोई 1200 साल पुरानी है, तो यार मानना तो पड़ेगा कि जी पुराना है, पुराना है, फैशन रहा होगा। तभी तो स्त्रियां शीशा निहार रही, कंघा कर रही हैं, बैग लेके सैंडल वैंडल पहन के चल रही है। तो समझो विन्यास, फैशन का जमाना पुराना है, आज का थोड़े ना है। तो देखो, प्राचीन मूर्तियों से ज्ञात होता है कि पहले भी नारियां विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करती थी। केश श्रृंगार सज्जा एक बात हो जाएगी, सजावट का सेंस नहीं बनता है। बढ़ो आगे। सवाल संख्या 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शकुनी गांधारी का भाई था, शकुनी गांधारी के भाई था, शकुनी गांधारी की भाई था, शकुनी गांधार का भाई था। तो भैया शकुनी को इज्जत देनी नहीं है, शकुनी गांधारी का भाई था, सीधे सीधे। और यही बेस्ट सेंस दे रहा है, गांधारी के भाई था। अगर इज्जत देना हो तो कहना पड़ेगा शकुनी गांधारी के भाई थे। इतनी इज्जत देनी नहीं है और लिखो भी नहीं है, तो जो सबसे शुद्ध लिखा है वही ले लो, इससे ज्यादा नहीं। आप जानते हैं ना, हिंदी में इज्जत देने के लिए प्लूरल बना देते हैं। पापा अकेले हैं लेकिन कहते हैं पापा आ गए, मम्मी आ गई, गई मम्मी आ गई बोल दो, मम्मी उठा के चप्पल मारेगी, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। पापा आ गया अभी बोल के देखो, पापा उठेंगे एकदम घुमक देंगे, बेटा पापा आ गया बोल रहे हो, पापा आ गया, मम्मी आ गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। पापा आ गए, मम्मी आ गई, ये है सम्मान देने का तरीका। हिंदी में सम्मान देने के लिए सर्वनाम या सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन बना देते हैं। ये कल्चर है, ये भाषाई कल्चर है, ये भाषा की संस्कृति है हमारी, ठीक है। तो इज्जत देने के लिए प्लूरल कर देते हैं। मुहावरे का अर्थ चुनना है। अंधाधुंध दरबार में गदह पंजीरी खाए। ऐसा दरबार हो जहां सब अंधाधुंध हो, ऐसे दरबार में गधे को पंजीरी खाने को मिलती है। भाव क्या है? भाव यह है कि जहां अंधाधुंध मामला होगा, यानी कि जहां कोई किसी का ख्याल हालचाल रखने वाला नहीं है, जहां पर कोई नियम कायदा नहीं है, तो बेनियम बेकायदे वाली जगह को अंधाधुंध दरबार कहते हैं। अंधाधुंध दरबार, जहां उचित अनुचित का, सही गलत का भेद ना किया जाए, किसी को कुछ भी दे दो, बस हाँ आया है हाथ पसार दे दे दो, चाहे दुश्मन होए। तो वहां पर क्या होगा? जो गधे हैं भाई, अगर भ्रष्टाचार का आलम आ जाए, अगर अरे सरकारें आती हैं और फिर भर्तियां होती हैं, जिनको लिखना नहीं आता वो बड़े बड़े बाबू बन के बैठ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं अंधाधुंध दरबार में गदहा पंजीरी खाएं। तो जो योग्य हैं बेचारे वो परीक्षम कलम घिस रहे हैं, पेट फलाना, पेट धमाका, पेट ये पेट वो कर रहे हैं, और जो मलाई मारने वाले लोग हैं मलाई मार रहे हैं। तो अंधाधुंध दरबार में गदहा पंजीरी खाए, तो गधे ही पंजीरी खा रहे हैं, योग्य लोग तो बाहर झटे बैठे।
तो इसका भाव ये होगा कि उदार, यहाँ छल कपट से एक बार काम बन जाता है, ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है, नहीं, उदारता का नाजायज फायदा उठाना। देखिए अर्थ यही निकलता है, वो तो मैंने उस संदर्भ में बोल दिया, अंधाधुन दरबार बेनियम बात होगी या अतिरिक्त उदारता का भाव दिए गए 4 ऑप्शन में बेस्ट निकालना होता है। अंधाधुन दरबार को जिस संदर्भ में हमने कहा वहां भी कह सकते हैं, लेकिन भाव यही होता है उदारता का, मतलब जहां पर बिना सोचे समझे आपके लिए भलाई की जा रही है तो वहां पर जो गधे हैं वो भी पंजीरी खाते हैं, योग्यता अयोग्यता का भान हटा करके नाजायज फायदा उठा ले जाते हैं। तो बेसिकली उदारता हटा दीजिए तो भी नाजायज का फायदा उठा लेना, नाजायज जब फायदा उठा रहा है, जो नाजायज फायदा कहीं उठाया जा रहा है तो उसको गधा पंजीरी खाना कहा जाएगा। ठीक है, 10 के बाद 11, वरदंत की पंगत कुंद कली, कुंद है कुंज नहीं है, पंगत है। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव लोलन की, चपला चमक घन बीज जगह छवि मोतिन माले अमोलन की। कौन सा इसमें रस है? तो वरदंत भगवान राम, जब वो राम या कृष्ण, इन्हीं के बाल रूप का वर्णन है, तो शायद रामाचंद्र जी का है। तो उनके जो दांत हैं, वो जब दांत, मतलब भाव ये समझ लीजिएगा कि जब वो मुस्कुराते हैं, दांत जब उनके दिखाई पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुंद कलियां हैं। अवधराधर, ये होठों के बीच में वो कलियां दिखाई पड़ रही हैं, और कुंद सफेद रंग का होता है, और यूं लगता है कि चपला चमकें, ऐसा लग रहा है कि जब मुस्कुरा देते तो एक क्षण को बिजली चमक जाती है, बिजली चमक जाती है। तो एक प्रकार से बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो किसी बच्चे को देख करके यदि आपके मन में, चाहे वो भगवान के बाल रूप का वर्णन हो, चाहे आपके लड़के के बाल रूप का वर्णन हो, वह रस सदैव वात्सल्य हो जाएगा। और अगर इसमें हम छंद पूछें तो आपको एक पहचान बताते हैं छंद की। ये देखो दोहा चौपाई सोरठा तो लग नहीं रहा है, तो जब ये पैटर्न आवेगा तो ये सवैया होता है। छंद कौन सा होता है? ये सवैया। और सवैया को पहचानने की एक कला सिखा देता हूं। आप एक शब्द लीजिए तुलसी, और तुलसी को 8 बार बोल दीजिए, तो जो धुन बनेगी उस धुन में दुनिया की कोई पंक्ति आ जाए, ठप्पा मार के सवैया कह देना। सवैया की पहचान होती है कि 22, ये वर्णिक छंद होता है। अगर प्रत्येक लाइन में 22 अक्षर हैं, 22 वर्ण हैं, या 23 हैं, या 24 हैं, या 25-25, या 26-26 हैं, तो 22 से लेकर 26 तक के वर्णों से सवैया बनता है। माने 4 लाइनें लिखी हैं, चारों में 22-22-22-22-22, या चारों में 23-23-23-23-23, या चारों में 24-24-24-24-24, या 25-25-25-25, या 26-26-26-26-26, 22 से लेकर 26 तक के वर्ण। अब जब आप तुलसी को 8 बार बोल देंगे तो 24 वर्ण बनेंगे, 3 अट्ठे 24, इसमें 3 वर्ण है, 24 वर्ण बनेंगे। तो 22 और 24 का, 22 और 26 का जो एवरेज है वो क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। हमारे हमको कविता की थोड़ी बहुत समझ सिखाने वाले, छंद आदि का ज्ञान देने वाले श्री कमलेश मौर्य मृदु जी ने ये विधा हमको सिखाई थी कि सवैया कैसे पहचानो। तो सवैया, तो तुलसी 8 बार बोलिए, तो बोलिए हमारे साथ। और आज के बाद कभी देखोगे तो खट से सवैया निकालोगे। तुलसी 8 बार बोलना है, ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ तक 8 आएगा, ऐसे ऐसे पोल पर गिनते जाओ, पोर पर गिनते जाना। ये 3 और 3 6 और 3 9 हो गए, ये 8 पर रुक लेना है, और ऐसे हमारे साथ बोलो। अभी देखो तुमको सवैया खट से निकालोगे। तुलसी 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 तुलसी, 8 बार बोलिए, हमारे साथ दोहराइए। तुलसी 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 तुलसी। गिना जाए, तुलसी 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 तुलसी। एक धुन बन जाएगी, एक पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न में कोई लाइन आ जाए, कहो सवैया। तुलसी 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 तुलसी, वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव लोलन की, चपला चमक घन बीज जगह छवि मोतिन माले अमोलन की। तुलसी,
तुलसी 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 रस खान कबोई नया खिन ते ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारो है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे। मतलब कोई भी अगर वो सवैया है तो जब उसको पढ़ोगे तो लगभग ऐसी एक धुन बन जाएगी। थोड़ी बदली बदली लग सकती है, कोई 22 वाला होगा, कोई 23 वाला, कोई 24, एक एवरेज में ये बन जाएगा। अब जैसे पूरा सवैया है, ये तुलसीदास का है, तुलसीदास जी का है, भगवान राम के लिए उन्होंने लिखा है कि वरदंत में देख लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव लोलन की और चपला चमकई घन बीच जगह घन छवि मोतिन मालय लोलन अनमोलन की और घुंघरारी लटै लटकै मुख ऊपर कुंडली लोल कपोलन की और निव छावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाई न बोलन की। पूरा पद ये है। तो वरदंत की पंगत कुंद कली, जो उनके दांतों की श्रेष्ठ दंतावलियां, जो पंक्ति है, जो पंगति है, वो कुंद की कली के समान लग रही है। श्वेत फूल है कुंद। और अधराधर पल्लव लोलन की, जब उनके अधराधर माने जो उनके लाल लाल होंठ हैं, जब वो खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नए नए पत्ते दिखाई पड़ रहे हो, एकदम नवीन पत्ते। जैसे होंठ वो ना, कोई पौधे से कोई नया पौधा जमता है तो उसके पत्ते एकदम नए नए एकदम सुंदर से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे। और चपला चमके घन बीज जगह, और चपला चमके मतलब बिजली चमक जाती है बादलों के बीच, ऐसे छवि मोतिन माल या मोलन की, जो उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी है उसकी छवि ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में बादल के बीच बिजली चमक जाती हुई, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो सांवले हैं, तो उस सांवले सांवले रंग पर वो चमकती हुई मोतियों की माला ऐसा लगता है बिजली चमक जाती। और क्या चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल मोलन की और घुंघरारी लटें लटक मुख ऊपर, घुंघरारी घुंघरारी लटें उनके मुख के ऊपर लटक रही है। तो घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, और कुंडल ऐसे हिलते हैं तो सुंदर सुंदर गालों पे टकराते हैं। और न्यौछावर प्राण करें तुलसी, प्राण तुलसीदास जी कहते हैं अपने प्राण निछावर कर दें कि न्यौछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इन बोलों पर बलि जाऊं बारे जाऊं, तो बच्चा इसमें वात्सल्य है, किसी के बाल रूप का वर्णन किया जाए तो वात्सल्य। आओ आगे बढ़े। प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार कौन हैं, बताएं। भैया प्रेम पचीसी जो है ये कहानी संग्रह है, 25 कहानियां हैं इसके अंतर्गत, और प्रेमचंद जी ने लिखी। प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी, याद रखियो, किताब में कुछ समझाना होता नहीं है। आओ छंद छंद पहचानो, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। जो लोग पहली बार बैठते हैं और जब वो हमारे इस गाने वाने के पैटर्न को समझते हैं, हो सकता है पहले दिन ना समझ में आवे, तुम आओ 7-8 दिन बैठो, ये रोज रोज जब छंद की बात आती चली जाएगी तो धीरे धीरे खोपड़ी में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। और बाकी आपका मन करे ना गुरुजी हमको अलग से समझना है कोई एक छंद की पर्टिकुलर क्लास, तो आप जाइए, लक्ष्य नाम से एक हमारी सीरीज है, उसमें मैंने टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ाई है। उसमें रस की भी क्लास है, छंद की भी क्लास है, अलंकार की भी क्लास है, और उसमें सारे पैटर्न एक साथ डिस्कस हो गए हैं। आप देख लेंगे उन पैटर्न को, वहां से याद करते रहिए, यहाँ अभ्यास करते रहिए, आनंद आ जाएगा। कोई पेपर हिंदी देना जाओ, मजा आ जाएगा। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। गुरुजी चौपाई तो बिल्कुल नहीं लग रही, चौपाई छोटी छोटी प्यारी प्यारी होती है, दोहा में 2 लाइन होती हैं, 4 लिखी हैं, या तो रोला है हरगीतिका है। तो हमने आपको एक ढंग बताया, हरगीतिका को 4 बार, जो पहचानते हो, रोलक धुन नहीं पहचानते रोला बाद में काट लेंगे, जो धुन जानते हो हरगीतिका की धुन जानते हो, हरगीतिका को 4 बार बोलो, हरगीतिका की धुन तैयार हो जाएगी। हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। खटाक ले आओ, हरगीतिका है, आ गया पैटर्न में। रोला नहीं, रोला 24 मात्रक समछंद होता है, उसकी कोई धुन नहीं है। बनाने जब सारी जान जाओगे तो रोला की भी पहचान जाओगे, लेकिन पहले दोहा पकड़ो, चौपाई पकड़ो, दोहे का उल्टा सोरठा समझ में आने लग जाएगा। हरगीतिका से ये एक दिन का प्रोसेस नहीं कि खटाक से आ जाएगा, अभ्यास से आएगा। हरगीतिका 4 बार बोलो, हरगीतिका की धुन तैयार हो जाती है।
श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े, हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। और हरि गीतिका छंद, अच्छा इसको थोड़ी और विलंबित लय माने धीमे गा के। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। ये प्यारा छंद हरि गीतिका है, और ये जो श्री राम जी की प्रार्थना है वो इसी हरि गीतिका छंद में। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, कहती हुई यो तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। ठप्पा हरि गीतिका संगत में आएगा, अभ्यास से आएगा, एक दिन में नहीं आ जाएगा। इसमें समझना नहीं है, एक होता है समझना, एक होता है भीतर चले जाना। साइकिल सिखाते समय जब तुमको पिताजी बताते थे, भाई बताता था ऐसे हैंडल पकड़ो, एकदम सीधी रखना, ऐसे पैडल मारना होता है, ये सब तुम सीख के नहीं आए, ये अंदर जज्ब हो गया। अब तुम्हारी यादाश्त भी चली जाए तो भी जब साइकिल पर बैठोगे तो साइकिल चलने लगेगी। इसको होता है, इसको कहते हैं अवचेतन मन में समा लेना। इन छंदों की धुनों को अपने भीतर समझो, इसमें समझना कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझना है, गुनगुनाना है। ये भीतर चला आएगा तो वो गुनगुनाहट देखते ही खट से पता लगे, अच्छा हरिगीतिका है। बात समझ में आई? हरिगीतिका। बाकी आप 28 मात्रा का सममात्रिक छंद होता है, रोला 24 मात्रा का से, ये सब मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसे पहचान नहीं पाओगे। कहां तक ही जाके बैठ के की मात्रा गिनोगे? धुन में आया, खटाक बाहर, हो गया हरिगीतिका। ये है मजा। आओ आगे बढ़े। अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली, अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली। वाच्य बताइए, तो जब कर्ता साक्षात मौजूद हो और कर्ता का चिन्ह यानी ने भी दिया हो तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस के सिवा, एक्टिव वॉइस के सिवा फिर कुछ सोचना ही नहीं। कर्तृवाच्य कर्म प्रधान हो जाए, हिंदी की परीक्षा ली गई, तब कर्मवाच्य हो जाएगा। और चला नहीं जाता, खाए रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, भाववाच्य होता है। सामुद्रिक में कौन सा प्रत्यय? निहायत सरल सवाल है गुरुजी, यही वाला तो प्रत्यय है जो आत्मा में उतर चुका है। समुद्रिक शब्द क्या बनेगा? सामुद्रिक। समुद्र में एक जोड़ क्या बनेगा? सामुद्रिक। डन। बढ़े चलो बढ़े चलो। मृत्युंजय में कौन सा समास है? ये अच्छा सवाल है। अलुक तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, नय तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। तो गुरुजी अधिकरण तत्पुरुष में और पर आता है। मृत्यु में जय ऐसा कोई भाव निकल नहीं रहा है। करण तत्पुरुष में से द्वारा आता है। मृत्यु से जय ये भी कोई भाव नहीं निकल रहा है। अब बचे दो नए नए। नय तत्पुरुष कैसे बनता है? आ अथवा अन के जुड़ने से नय बनता है। नय माने मना करना। आपने कहा अज्ञान, ज्ञान के पहले आपने छोटा लगा दिया। अगर पूछा जाए ज्ञान कौन सा समास है तो कहोगे नय तत्पुरुष है। अन उदार, अनुदार नय तत्पुरुष है। अनईप्सित, अनईप्सित नय तत्पुरुष है। अन आदर, अनादर नय तत्पुरुष है। अब्राह्मण, ना ब्राह्मण नय तत्पुरुष है।
तो आ और अन जब निगेटिव सेंस देने लगते हैं और ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो उसको नह्य तत्पुरुष कहा जाता है। यह संस्कृत का एक विशेष तत्पुरुष है। परीक्षा में जब ऑप्शन में आए तभी इस पर विचार करना है, रटना नहीं है। परीक्षा में जब ऑप्शन में लिखा हो तभी इस पर विचार करना है, वरना आपके 6 समास जिंदाबाद हैं, उन्हीं से काम चला लेना। अलुक तत्पुरुष क्या होता है? यह भी तत्पुरुष की एक विशेष अवस्था है। संस्कृत में होती, हिंदी में पूछ लिया जाता है। क्या विशेष अवस्था होती है? होता यह है कि आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में विभक्ति यानी कारक चिन्ह गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। देशवासी देश का वासी बीच से का गायब हो गया, हो गया गायब। कपड़ छना कपड़े से छना बीच से गायब हो गया। विद्यालय विद्या का आलय बीच से आलय गायब, वो का गायब हो गया। तात्पर्य यह है कि जब बीच से कोई शब्द गायब हो जाए, सॉरी विद्या का आलय नहीं, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय बीच से के लिए गायब हो गया, तो कारक चिन्ह लुक जाए, छुपा जाए तो तत्पुरुष होता है। लुका जाना माने छुपा जाना। और अगर दोनों पदों के बीच से तत्पुरुष समास का वह कारक चिन्ह लुकाए नहीं, छुपे नहीं, दिखता रहे, तो उसको अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ऊंट पर टांग, अजीबोगरीब को ऊंट पर टांग, कैसा ऐसे टांग उठाए हो, ऊंट पर धरे हो, क्या बोलोगे? अजीबोगरीब। इसी से मिलकर के शब्द बना ऊंट पटांग। ऊंट पटांग में पर का ये पा दिख रहा है। ऊंट पटांग में ये पर का पा दिख रहा है, यानी कि विभक्ति का चिन्ह लुकाया नहीं है, दिख रहा है। अलुक, नहीं लुका, नहीं छुपा, जो उसको अलुक बोलेंगे। तो विभक्ति का चिन्ह लुकाया नहीं, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। मृत्युंजय संस्कृत में, ये तो हिंदी की विभक्ति थी पर में, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में तो ऐसा चलता नहीं। संस्कृत में राम के रूप कैसे चलते हैं? रामा रामो रामा रामम रामो रामन रामेण रामाभ्याम रामे रामेण माने राम से, रामात रामाभ्याम रामाय रामाय रामायण माने राम के लिए। तो वहां तो संस्कृत में ऐसे प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो हो जाता है। तो मृत्युम माने मृत्यु को, और जय माने जीतने वाला। तो मृत्युम में जो ये मां है बाद वाला, ये जो अंक की बिंदी है, ये यदि गायब होती, मृत्युजय बन जाता, तब तो ये चला आता किसमें? तत्पुरुष, वो जो कर्म तत्पुरुष में। लेकिन ये जो मृत्युम का म है संस्कृत में, ये बचा हुआ रह गया है और इसका अर्थ मृत्यु को जीतने वाला निकल रहा है। तो इसकी विभक्ति लुकाई नहीं है, छुपी नहीं है, इसलिए इसको अलुक तत्पुरुष कह देंगे। और अलुक तत्पुरुष के कुछ एग्जाम्पल याद कर लो। एक तो मृत्युंजय याद रहेगा, दूसरे वाचस्पति, बृहस्पति आदि शब्द, बृहस्, वाचस, मृत्युम, ये शब्द यदि बचे रह जाए, ये 2-3 शब्द याद कर लो। बाकी अभ्यास में आते रहेंगे तो याद होता चला जाएगा। उनको क्या बोलेंगे? अलुक तत्पुरुष। तो अकेले मृत्युंजय में एक ही समास दिए गए, 4 ऑप्शन में बेस्ट है वो है अलुक तत्पुरुष। अगर ये ऑप्शन में दिया है तो फिर किसी पर विचार नहीं करना है, अगर ये दिया है तो, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन का समूह कौन सा है? तो उम्मीद करता है कि अब तो यह व्यंजन का तो सब उच्चारणवा याद हो गया होगा बहुत दिन से, अगर आप आ रहे हैं तो। चाचा जाजा तालु से बोले जाते हैं, सा 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 ता, ये तीनों अलग अलग हैं। ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, और ये दंत से बोला जाता है। ये तो फर्जी आबासा लिखा हुआ है, यारा लावा अंतस्थ है, ये भी अलग अलग है। तालव्य व्यंजन का जो ग्रुप है वो यही है। और आप जानते हैं इचू यशा नाम तालु, छोटी बड़ी, चू माने चाचा जाजाइया, और या और शा, ये सब मिला के क्या होते हैं? तालु होते हैं। तो इचू यशा नाम तालु। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। शब्द बनाओ, जेंडर पाओ। ये तो मास्टरी आ गई होगी। पाजेब पहना जाता है कि पहनी जाती है? पहनी जाती है। पहिया चलता है कि चलती है? गुरुजी चलता है। लिखावट अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है। आग जलती है कि जलता है? जलती है। तो पहिया ही टूट गया, पहिया ही अच्छा है, पहिया चलता है। बोलने से पता चल जा रहा है अकेले पहिया अपने आप को पुल्लिंग मानेगा, बाकी कोई नहीं। बढ़े चल। वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? वर्णागम संधि। चक्कर में पढ़ने जाना, फर्जी ऐसे लिख दिए वर्णागम। परव्यंजन विसर्ग तीन होते हैं, संधि में कोई और भेद नहीं होता है। वयावृद्धि क्या होगा? वयाहा वृद्धि, वृद्ध, तो शब्द बनेगा वयो वृद्ध। संधि
विसर्ग, वयोवृद्ध वयोवृद्ध, वयोवृद्ध वयोवृद्ध। बात समझ गए? आगे बढ़े भाई। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि वाला विकल्प बताइए। संधि का बहुत बेहतरीन सवाल। अशुद्ध संधि, ज्ञानोन्मत्त, आ उ ओ, ज्ञानोन्मत्त, ज्ञान से पगलाया हुआ। हाँ, 4 किताब पढ़ी पगला गए, हम है दुनिया में कोई और नहीं है, ऐसे आदमी को ज्ञानोन्मत्त बोलेंगे। सही लिखा है। विद्वत चर्चा, तो ता ने चा को देखा, देखा, चा हो गया उच्चारण, 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 ता चा में बदलता है तो विद्वत चर्चा, विद्वत चर्चा, ये भी सही। तदुपरांत, तदुपरांत नहीं जी, आधा ता को जब छोटा मिलेगा तो ता बनेगा दा, दा को लगेगी छोटाओं की मात्रा तो शब्द बनेगा तदुपरांत, तदुपरांत, तदुपरांत। ठीक। और देखें, सटमुख, टा मां के संगत में जाके आधाड़ा बन जाता है, ये सटमुख षणमुख बन जाए। मजे की बात यह है कि अगर ये सट दर्शन होता तब ये डा में बदलता, षड दर्शन में। संधि अभिव्यंजन है, समझिएगा। अगर टा के बाद, कचट तब के बाद, ये इसीलिए मैं कहता हूं संधि जरूर पढ़ लेना। हमारे इसी चैनल पर संधि है, संधि वाले फोल्डर में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, संधि के स्वर व्यंजन विसर्ग 3 संधियों के रूल हैं, पढ़ लीजिएगा। अगर कचट तब के बाद यानी का या चा या टा या ता या पा के बाद कोई स्वर व्यंजन आए तो कचट तब का गजट दब हो जाता है, टाडा में बदल जाता है। लेकिन अगर कचट तब के बाद ना या मा आए, ये दूसरा नियम है व्यंजन संधि का, हमने पढ़ाया है। यदि कचट तब के बाद ना या मा आए तो कचट तब का अंगई अणाना मा हो जाता है, यानी टा अपने अंतिम अक्षर टा ठा डा ढा आड़ा में बदल जाता है। तो सटमुख षणमुख, और यहाँ ना या मा नहीं है, कुछ और है, तो ये टाडा में बदलेगा, सट दर्शन, सट दर्शन बन जाएगा। संधि का बेसिक रूल है। बस इतनी ही छोटी सी बात यदि आप समझ लें और थोड़ा थोड़ा नियमित अभ्यास करते रहें तो हिंदी का रस पैदा हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी कहानी, इतनी सी मोहब्बत के बाद अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो सवाल कहते हैं कि जी 2020 खेल खत्म हो गया है। अगर आपके दिल में ख्याल आता हो कि मास्टर साहब का कोई एप्लीकेशन पर जाके बैच खरीद कर पढ़ना चाहिए, कंप्लीट थ्योरी पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिर आप देखेंगे तो वहां पर आरओ यारो का एक प्रीलिम्स बैच है। उसके अलावा एक पीसीएस का मेंस, आरओ यारो का मेंस बैच है जिसका नाम साफल्य बैच है। पीसीएस का भी मेंस बैच अवेलेबल है, नैपुण्य नाम से पीसीएस का मेंस बैच अवेलेबल है। अभियंता बैच उत्तर प्रदेश के एई छात्रों के लिए प्रीलिम्स कम मेंस बैच अवेलेबल है। एक बार आप पेमेंट कर देंगे, आप मेंस तक इसका लाभ ले सकते हैं। जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साकार बैच रीजनिंग का अवेलेबल है, और उसके अलावा आधार बैच। आप 3-4 अलग अलग हिंदी के वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें, आप आधार पढ़ लें, सारे कवर हो जाएंगे वनडे। और उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक बैच अवेलेबल है। तो इतने, और एग्रीकल्चर मेंस का एग्जाम मार्च लास्ट में शेड्यूल है, तो आप लोग एग्रीकल्चर मेंस वाले एग्रीकल्चर मेंस का लाभ ले सकते हैं। तो बच्चा नैपुण्य, ये आपका हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ, और कोई डाउट हो तो इन दोनों में से किसी नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आज के इस एपिसोड का समापन राजेश रेड्डी साहब की एक गजल से करते हैं। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम। और गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस होके लौटे हैं हर एक दुकान से हम, मायूस होके लौटे हैं हर एक दुकान से हम। राजेश रेड्डी साहब की गजल के साथ करते हैं आज के एपिसोड को ही खत्म। मुलाकात करेंगे रात 9:30 बजे और फिर दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। खूब खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। बाय बाय।